हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले जैसे नेम सजेस्ट करा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हमें इसकी एसोसिएशन ढूंढनी है, फिर इनके प्रॉपर्टीज समझने हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम डबल सॉल्ट्स, and then when we talk about the different type of bonding which these compounds are associated with, we will be in particularly talking about Werner's coordination theory, we'll be talking about the valence bond theory, and then finally also the crystal field theory. In today's lecture, let us start first with the difference between a coordination compound and a double salt. जब हम coordination compound कहते हैं, हम कह रहे हैं कि वो एक complex है। तो मुझे बताओ, कॉम्प्लेक्स सिर्फ लिखने से कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है कि एक्चुअली उसका कोई फीचर है जो मुझे पहचानना चाहिए? अगर मैंने ये 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं और मैं पूछ रही हूँ इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा एक डबल सॉल्ट है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इज़ इट जस्ट बिकॉज आई राइट समथिंग इन अ बॉक्स? तो एक स्ट्रक्चर देख के कैसे पता चले कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, डबल सॉल्ट है? क्या फ़र्क है इन तीनों में? So when you actually go through the definition, it means that if I put salt, as you can see, K2SO4 dot ammonium sulfate dot 6H2 in water, what does it break up into? It gives me test for potassium ion, it gives me test for sulfate ion, it gives me test for ammonium ion, all of them present in that. Likewise, also it gives me 2 potassium ion, it gives me 2 ammonium ion, and it gives me a total of again 2 sulfate ion. तो जब कोई चीज़ पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए, उसके सारे आयंस अपने पूरे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट दिखाएं, तो हम कहेंगे वो एक डबल सॉल्ट है। जस्ट दैट आपने जब प्रेसिपिटेट किया तो आपके पास पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एक साथ प्रेजेंट था। जब मैंने कहा K4FeCN6 देखते हैं, तो जस्ट बिकॉज इट इज रिटन इन अ डिफरेंट वे, डज इट इम्प्लाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स? But how does it break up into ions? I find that it breaks up to give me 4K plus FeCN6 4 minus. It doesn't break down and give me test for cyanide ion free or in this case ferrous ion. उसका टेस्ट मुझे अलग से फ्री आयन्स ही नहीं मिले तो टेस्ट भी नहीं मिला। तो अब इसे कहेंगे हम ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स है। थर्ड वाले को देखो। अब थर्ड वाला क्योंकि ऐसे लिखा है, should I call it a complex or should I just call it a double salt? It's clear to me that in this particular compound of cobalt, it seems that it breaks up into only 2 particles, one chloride free and the second is going to be this huge coordination entity. तो अब जैसे लिखा है उससे आप नहीं कह सकते कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि ये डबल सॉल्ट है। उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो आयंस कितने सोल्यूशन में देगा। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो एक डबल सॉल्ट था, सिर्फ क्रिस्टलाइज उसे अलग तरीके से किया है, उसके जो आयंस हैं सारे के सारे फ्री हो जाएंगे। बट एक कॉम्प्लेक्स वो है जिसके अंदर जो हम बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्ट कोवेलेंट है और वो आयोनाइज नहीं होता। बट ये कह देना कि वो बॉक्स में नहीं है और अब वो एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, गलत है। Once we've understood what is the difference between the two, now let us take up some very basic facts about a coordination compound. इसका behavior K4FeCN6 का समझते हैं। तो जब आप कह रहे हो ये ब्रेकअप किया into K plus और साथ में FeCN6 4 minus, तो FeCN6 4 minus का behavior क्या रहा होगा? बेसिक आइडिया क्या है कि आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। और अगर ये मानो कि साइनाइड आयन जो 6 उसे सराउंड कर रहे हैं वो किस तरह से होंगे, लोन पेयर डोनर्स मान लें, तो लोन पेयर डोनर्स आयरन +2 को अप्रोच कर रहे हैं। इस अप्रोच से अगर हम कहें कि एक लुईस एसिड लुईस बेस बिहेवियर माने, तो आयरन +2 स्टेट में ये मैं सोच रही हूँ कि वो एक लुईस एसिड है और साथ में अप्रोच क्या करे, साइनाइड अपने लोन पेयर डोनर मतलब एक लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके अंदर d ऑर्बिटल खाली होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन से एक खाली ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। So if we go by that theory and that understanding, I know that a coordinate bond is going to behave like a normal covalent bond. So in this case, this entire thing which I now call as a coordination entity is covalently bonded and hence does not break into ions. तो ions में क्यों नहीं टूटा, ये कारण रहा होगा is one theory which justifies the behavior of FeCN6 4-.
Now let us go into further detail of the type of linkages, the type of ligands and the type of bonding. अगला कॉम्प्लेक्स देखते हैं. अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, मुझे अब क्लियरली समझ आ रहा होगा कि क्रोमियम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप सबने निकाल लिया, X, अमोनिया इज गोइंग टू हैव नो चार्ज, सो 0, -3 इज इक्वल टू 0, सो ओवरऑल क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. क्रोमियम +3 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव किया होगा, अमोनिया ने अपने लोन पेयर डोनेट किए होंगे. तो अब हम एक नाम देने वाले हैं. जो भी आपके पास लोन पेयर डोनर्स हैं वो या माइनस है या वो न्यूट्रल है. क्रोमियम +3 के साथ जब अमोनिया लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो 6 ऐसे अमोनिया के जुड़ने से एक स्पेशल अरेंजमेंट आया होगा जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल होगा. तो ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगेंड उसके आसपास मेटल आयन के जुड़ गए होंगे. ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्डेड सब्सटेंस होगा और इसीलिए कोवेलेंट होने के कारण ये पार्ट आयोनाइज नहीं होने वाला. इसका नाम कोऑर्डिनेशन एंटिटी और इसका चार्ज बैलेंस हो रहा है बाय 3 क्लोराइड आयंस व्हिच आर नाउ गोइंग टू बी फ्री एंड हेंस दिस इज आयोनाइजेबल. तो अगर आपको एक्चुअली टेस्ट करना हो कि कितने क्लोराइड फ्री हैं तो हम क्या करें, अगर मैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालूं, 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आई विल रिक्वायर 3 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रेसिपिटेट ऑल द फ्री क्लोराइड आयंस. सो 3 मोल अगर सिल्वर नाइट्रेट लगे तो मैं पहचान सकती हूँ कि कितने क्लोराइड एक्चुअली उसमें फ्री थे. And that is what Werner had used to describe his coordination compounds, in which without any use of X-ray analysis, he was able to predict the structures of so many complexes by only reacting the counter ion with different species, collecting the precipitates and giving the formulae of the different compounds. लिगेंड्स मैंने कहा 2 टाइप के होते हैं. तो एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो हम कहेंगे वो एक डोनर होगा, तो अब उसका नाम क्लोराइडो. जब आप कहते हो Cn- तो आई विल कॉल इट साइनाइडो, हाइड्रोक्साइडो, फ्लोराइडो, लाइकवाइज सल्फेटो. बट हैव यू नोटिस समथिंग, द नेम हैज टू एंड विद O. अब इधर देखो, कई न्यूट्रल लिगेंड्स उनके स्पेशल नाम होने चाहिए. तो आप कहोगे नाइट्रोसिल न्यूट्रल, कार्बोनिल, अमीन, ऐसे ही वाटर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एक्वा. तो न्यूट्रल लिगेंड हो गए. अब एक और लिगेंड देखो, अब आप कहोगे ये है इथेन 1,2 डायमीन. बट ये लिगेंड है कैसा? कुछ यूनिक बात है, इसके अंदर 2 लोन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं टुवर्ड्स 1 सेंट्रल एटम. सो दीज आर गोइंग टू बी नाउ कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड्स. मतलब 2 डोनेशन कर सकता है एक ही मॉलिक्यूल में से एक सेंट्रल एटम की तरफ. तो रिंग बनाने की इसमें कैपेसिटी आ गई ना. जो रिंग बना सके उसका नाम कीलेट, वो कीलेट बना सकता है. ऐसे अगला देखो, अब आपसे मैं पूछूं कि इसकी डेंटिसिटी बताओ. ये मॉलिक्यूल है क्या? इथेन 1,2 डायमीन तक तो कॉमन ही था. आगे क्या किया? टेट्रा एसीटेटो लग गया. तो EDTA 4- चार्जेस देख रहे हो, इसलिए एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है. बट अगर मैं पूछूं कि कितने लोन पेयर डोनेट करता है, इसकी डेंटिसिटी बताओ, तो आप क्या कहोगे कि 1, 2, 3, 4 तो चार्जेस ही हैं. बट ये टेट्राडेंटेट नहीं है, ये हेक्साडेंटेट है, क्योंकि 2 और चीज़ें भी तो है. वो है लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन. हेंस EDTA 4- is a hexadentate ligand. Ethane 1,2 diamine, EN for short, is going to be a neutral and a didentate ligand. I hope you are able to understand what I am saying. ये सेंट्रल मेटल आयन को कितने लोन पेयर एक मॉलिक्यूल डोनेट कर पाए इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी. आगे देखते हैं. जब किसी कॉम्प्लेक्स को नेम करना हो तो एज अ रूल हम पॉजिटिव पार्ट से नेमिंग शुरू करेंगे, चाहे वो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिखी जाए या वो काउंटर आयन हो. जैसे पहले वाले में पॉजिटिव पार्ट इज पोटेशियम, तो नाम लिखते वक्त हमेशा हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव का नाम देते हैं. जहाँ से वो आयनिक बॉन्डिंग है वहाँ पे आप 2 अलग सेपरेट एंटिटीज़ में लिख सकते हैं. जब पॉजिटिव पार्ट मैंने निकाल लिया उसका नाम अलग करना पड़ेगा, और जो कुछ भी आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है उसको 1 वर्ड में लिखना है विदाउट अ ब्रेक. तो अगर इसका नाम देना हो तो मैं लिखूंगी पहले पोटेशियम, ये क्योंकि पॉजिटिव पार्ट था. अब जब आप बात करें कोऑर्डिनेशन एंटिटी की तो हमेशा लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बट यहाँ पे तो है ही एक. अब मेरा नाम क्या हुआ, हेक्सासाइनो
आगे फेरेट, इन ब्रैकेट आई मस्ट राइट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें और वो क्या होगी +4 प्लस x मुझे निकालनी है, -6 इज 0। तो मुझे पता चल गया रोमन में मुझे इसे लिखना था और वो है 2। तो अब ये कॉम्प्लेक्स क्या रहा? पोटेशियम। आप कहोगे ये 4 को आपने टेट्रा पोटेशियम क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब आप आयनिक कंपाउंड लिखते हो MgCl2, हम उसे मैग्नीशियम क्लोराइड ही तो कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मुझे पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और इसीलिए 2 क्लोराइड अपने आप लगे होंगे। Likewise, from here the bonding is ionic. So I really don't have to bother about the number of counter ions present here, because the moment I say that it is going to be iron 2, it is surrounded by 6 cyanide, overall charge is 4-, तो obvious है कि पोटेशियम 4 लगे होंगे। तो इसीलिए नाम लिखते वक्त I have to be cautious that I only write the name hexa, ट्राई, टेट्रा फॉर द लिगेंड जो अंदर है बॉक्स के अंदर लिखा गया, जो कोवलेंट है। जो आयनिक है उसके सामने मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैलेंसी से टेकन केयर ऑफ है। अगला देखें, तो उसका नाम अब आप बताएं मुझे। अमोनिया जब लिगेंड हो तो उसका नाम है अमीन, तो इसका नाम अब हो गया, पहले ये पॉजिटिव पार्ट इसलिए नाम पहले लिखना ही है, तो मेरा नाम हो गया हेक्सा अमीन। आगे क्या लिखूं? क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 क्लोराइड। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि पहला ये पार्ट पॉजिटिव था, 6 मेरे पास अमीन लगे थे, तो हेक्सा अमीन 1 वर्ड, नो ब्रेक। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि ये न्यूट्रल था, टोटल चार्ज 3+ था, इसने मैंने लिखा 3। आगे मैं गैप दे सकती हूँ क्लोराइड, बट मैंने ट्राई क्लोराइड, आई होप समझ आ गया क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वैलेंसी 3 है तो 3 क्लोराइड लगे ही होंगे ना। तो लास्ट वाला अब आप करके बताओ मुझे। अब इसका नाम कैसे लिखें? सबसे पहले जब आपके पास नाम इटसेल्फ में इथेन 1,2 डायमीन में डाई वर्ड आ जाए तो उसके आगे जब 3 लगे हैं तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं लिखते, अब हम लिखते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एंड सो ऑन। तो अब इसका नाम, क्योंकि नाम इटसेल्फ में एक डाई, ट्राई, टेट्रा है, तो आई शुड कॉल इट नाउ ट्रिस। 3 लगे हैं इसलिए इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। दोबारा देखो वैसे नाम मैंने क्यों दिया? ट्रिस 3 लगे थे, 1,2 डायमीन ये नाम है उसका, क्योंकि इसमें डाई आ गया इसलिए सामने ट्राई नहीं लिख सकते, तो इसलिए नाम क्या होगा? ट्रिस। उसके आगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट पता ही मुझे 3 क्यों, ये न्यूट्रल लिगेंड था, सो x +0 -3 इज 0, सो इसलिए 3 और ब्रोमाइड 3। आई होप आपको नॉमेनक्लेचर का आइडिया लग गया। नॉमेनक्लेचर के बाद अब हम चलते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड अगेन इनटू 2 मेन कैटेगरीज। वन इज स्ट्रक्चरल, जहाँ पे आपके पास बॉन्डिंग बदले, और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा, जहाँ पे आपके पास सिर्फ स्पेशियल अरेंजमेंट बदले। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहले टाइप समझते हैं और फिर स्टीरियो पे चलेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अब 4 मेन कैटेगरीज में पढ़ते हैं। पहला लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, देन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जरा समझें ये फर्स्ट कैटेगरी लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है। जब मैं एक कॉम्प्लेक्स लूँ CrH2O5 NO2Cl2, तो जब मैंने इसे लिखा, इसका मतलब है कि आपके पास वाटर जो है कोऑर्डिनेटेड है अंदर 5 और एक NO2। अब द प्रॉब्लम इज हाउ इज NO2 गोइंग टू बी लिंक्ड? वो एक एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट मतलब कि जब आप लिखें NO2- तो 2 तरह से वो कोऑर्डिनेट कर सकता है। एक अगर वो ऑक्सीजन की तरफ से बाइंड करे और दूसरा अगर वो नाइट्रोजन की तरफ से बाइंड करे। और अगर उनकी बॉन्डिंग देखें तो अटैचमेंट फ्रॉम O एंड अटैचमेंट फ्रॉम N मेक इट लिंकेज आइसोमर्स टू ईच अदर। तो जैसे ये लिखा गया है ये माना जाएगा कि N से जुड़ा है। तो अब इसका नाम जब हम लिखें, इस आइसोमर का नाम होगा पेंटा एक्वा नाइट्राइटो N, क्योंकि N से जुड़ा है इसलिए, कोबाल्ट 3
क्लोराइड। डू यू फॉलो व्हाट आई हैव ट्राइड टू कन्वे? कि आपके पास नाइट्रोजन की तरफ से अगर कोऑर्डिनेशन है तो मैं उसका नाम लिखूंगी नाइट्राइटो N, और ऑब्वियसली अगर मैंने इसका कहा लिंकेज आइसोमर बनाओ तो आप क्या करोगे? अब आप नाम कह दोगे इसका। O की तरफ से जब कोऑर्डिनेशन हुई हो तो फर्क क्या होगा? पेंटा एक्वा नाइट्राइटो O कर दूं तो अब उसका फॉर्म क्या होगा? CrH2O5 ONO Cl2। ONO मतलब ऑक्सीजन की तरफ से अटैक। तो आई होप यू अंडरस्टूड लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होगी? जब आपके पास लिगेंड अपनी अटैचमेंट किसी तरह से बदल दे। तो आपके पास इसके एग्जाम्पल क्या हुए? NO2 एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसे ही CN हो सकता है माइनस, एक अलग बिहेवियर दिखाए। SCN माइनस सल्फर की तरफ से अटैचमेंट तो उसका नाम थायोसाइनेटो, और अगर उसकी नाइट्रोजन की तरफ से अटैचमेंट हो तो आइसोथायोसाइनेटो आर लिंकेज आइसोमर्स टू ईच अदर। आई होप कैटेगरी 1 हमें समझ आए। अगला है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि वाटर जो है वो एक लिगेंड की तरह तो बिहेव कर रहा है, बट सपोज ऐसा लिखा जाए तो ये क्या बिहेवियर हुआ? ये वाटर जो था कोऑर्डिनेटेड था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए थे, और अगर एक Cl अंदर आ जाए उसकी बजाय वाटर इज मूव्ड आउट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हम कहेंगे ये एक दूसरे के लिए हाइड्रेट आइसोमर्स हैं। फॉर्मूला सेम है बट बिहेवियर जो है वाटर का बदल गया है। तो अब अगर आपको कहा जाए गिव द हाइड्रेट आइसोमर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस इज वन सच हाइड्रेट आइसोमर, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगला क्या हो सकता था? एक और वाटर बाहर निकाल के Cl अंदर कर सकते हैं, एक और, तो 3 हमारे पास हाइड्रेट आइसोमर इस मॉलिक्यूल के बनाए जा सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। इसका मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स देखें, एज द नेम सजेस्ट आयोनाइज होके क्लोराइड आयन फ्री करने वाला है, तो आप ये कहोगे कि अगर CrNH3,5SO4 ऊपर चार्ज 1+ फ्री होगा, साथ में क्लोराइड आयन फ्री होंगे, और वो कौन सा टेस्ट दे सकता है? अगर मैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालूं तो मुझे वाइट PPT AgCl का मिलेगा। बट how does it differ from this complex which is CrNH3,5Cl SO4? Now what has happened here? हुआ ये है कि फॉर्मूला तो सब सेम है, अंदर और बाहर लिखने से उसकी आयोनाइजेशन अलग हो गई है। अब ये कौन से आयंस देने वाला है सॉल्यूशन में? अब ये देगा CrNH3,5Cl प्लस SO4 2-, ये 2+। बट अब आयोनाइजेशन तो अलग हुई ना। अगर मैं इसमें बेरियम क्लोराइड डालूं तो मुझे BaSO4 का वाइट PPT अब मिलने वाला है, जो पहले केस में मुझे AgCl का मिला। So do you understand? Writing a formula, but whatever is outside the bracket is going to be the ionizable part, and that is what is going to result in ionization isomerism. अगला केस लेते हैं। चलो इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखें। अब इसको देखने में बड़ा अजीब है कि आपका जो कैटायन है और एनायन है दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं। तो ये तो मुझे समझ आ रहा है कि कोबाल्ट और क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो दोनों दिखाते हैं, या वो +3 है या वो +6 है। तो अगर मैंने कहा होता है इसका नाम बताओ, तो आप क्या कहते हैं नाम इसका? पहले वर्कआउट तो करें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी। अगर मैं इसको +3 मानूं तो +3 मतलब इसके ऊपर चार्ज +3 होगा, और अगर ये +3 है which means this must be +3 cation because ammonia is neutral. What must be the charge here? Because I am saying it is balanced, this has to be 3-, तभी तो कोई चार्ज नेट नहीं बचा। अगर ऐसा हो तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? अगर ये +3 है, 6 मेरे पास क्लोराइड आयन उसके ऊपर लगे हैं, तो इसीलिए चार्ज 3- रहा होगा। तो IUPAC लिखते वक्त नाम हम क्या करें? हेक्साअमीन क्रोमियम 3 हेक्साक्लोराइडो कोबाल्टेट 3 इंडिकेट ये कर रहा है कि आपके पास क्रोमियम जो है 6 अमीन ग्रुप के साथ घिरा हुआ है, और कोबाल्ट जो है 6 क्लोराइड के साथ घिरा है। उसका नेट +3, इसका नेट -3 आयनिक बॉन्डिंग में है। बट अगर मैं कहूँ इसकी कोऑर्डिनेशन ऐसे कर रही हूँ मैं, CONH3 CrCl6, व्हाट हैज चेंज्ड? पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन बदल गया है। अब कोबाल्ट +3
अमीन के साथ लिंक्ड है जो पहले क्लोराइड से था, तो ओवरऑल चार्ज इसका 3+, इसका 3-. Such complexes, when you say that the coordination has changed, is going to result in a different complex, is a structural change. अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ऐसे कितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप बना सकते हैं, कैन यू थिंक क्विकली, हाउ मेनी कैन यू गेट? लेट्स राइट. चलो देखिए, आप क्या ये कहना सही होगा कि जब 3+3- चार्ज था, अब मैं 2+2- चार्ज कैसे बदल दूं उसे? अगर मैंने एक अमोनिया इधर शिफ्ट किया तो ओवरऑल अब मेरे पास चार्ज यहाँ पे 2-, क्योंकि एक क्लोराइड उतनी ही देर में हमने इधर शिफ्ट किया, तो ये 2+, ये 2-. This is one form, but you could get another one in which I can again replace the metal ions. तो अगर ये एक कॉम्बिनेशन बनाया, ऐसे दो और बन सकते हैं, this and another one. थर्ड वाले को देखो, अब मैंने क्या किया, एक और क्लोराइड उधर से उठा के इधर ले आया, तो चार्ज अब +1 -1. ऐसे ही क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, उल्टा कर देंगे तो वो एक और हो जाएगा. तो टोटल मेरे पास ये वाले दो एक सेट, ऐसा ये और इसका मेटल लिंक बदलने से दूसरा एक, ये वाला एक और मेटल लिंक बदलने से एक और. तो ऐसे लग रहा है मुझे 6 ऐसे मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं. बट आई वांट यू टू टेल मी, आगे क्यों नहीं लिख सकती थी मैं CONH3, अगर मैं कर देती 3Cl3, समझ रहे हो क्या हो गया? देयर इज नो चार्ज, ना वो कैटायन बचा ना एनायन बचा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती. इसीलिए आपका नंबर कितना हुआ? 6 हुआ. When you are answering such questions, you have to be very cautious. How many geometrical, optical या coordination isomers am I going to get? You have to work out all possibilities and then fill in the integer type question. Next type पे चलते हैं, वो है stereoisomerism. सेकेंड टाइप की आइसोमेरिज्म होती है स्टीरियोआइसोमेरिज्म, जो हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं. वो आइसोमेरिज्म जिसमें स्ट्रक्चर या उसका नाम ना बदले, बट बदले क्या कि जब आपके पास रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स एक दूसरे से बदलने लगे तो हम अब उन्हें कहेंगे स्टीरियोआइसोमर्स. उसके दो कैटेगरीज कौन से? बिल्कुल पहले की तरह, पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि अगर आपके पास नेट डाइपोल में फ़र्क आ रहा है तो रिलेटिव पोजीशन बदला है. हमने पहले पढ़ा था सिस ट्रांस, तो अब इनके कैटेगरी दो पढ़ेंगे. इसमें ज्योमेट्रिकल में पढ़ने वाले हैं हम सिस ट्रांस कैटेगरी, और एक और पढ़ेंगे मेरिडियनल एंड फेशियल, जिसे हम मर और फैक कहते हैं. जब हम ऑप्टिकल में जाएंगे तो ऑब्वियसली हम इनैंशियोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो D/L फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस या फिर सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में ना होने से ये आइसोमेरिज्म अराइज कैसे करती है. अब एक एक करके कैटेगरी समझते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो मुझे दो चीज़ का ध्यान रखना है. वो कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर टाइप 1 जो ये दिखाएंगे, और दूसरा होंगे octahedral. I am not expecting this kind of an isomerism to be shown in a tetrahedral kind of an arrangement. Why? क्योंकि अगर आप कहें कि आपके पास ऐसा कोई अरेंजमेंट है तो ये तो एक यूनिक पोजीशन है. There is going to be no cis and no trans because the relative position is identical. तो हम कहेंगे tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism. Has to be one very important point I must note. आगे चलते हैं. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो आप कहोगे दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, और वो क्या? अगर मैं NH3 और Cl ऐसे लगाऊं, इसका डाइपोल मोमेंट इस वाले कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे मैंने NH3 ट्रांस लगाया इससे बिल्कुल अलग होगा. तो आप कहोगे इसका डाइपोल मोमेंट मैं देख रही हूँ 0 है और इसका डाइपोल मोमेंट मैं जान रही हूँ कि नॉन ज़ीरो है. तो हम अब कहेंगे ऑब्वियसली दिस इज अ सिस एंड दिस इज अ ट्रांस फॉर्म. तो पहला डाइपोल मोमेंट अलग होना मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिजल्ट करना. टाइप 1 स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ाया. नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल के कुछ केस लेते हैं. ऑक्टाहेड्रल एक कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 लिगेंड एक हो और 2 अलग तरह के हो, क्या आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल दिखाएगा? तो अरेंजमेंट देखें, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो मैंने एक तरीका तो ये होगा ऐसे लगा दूं. When I write this, the net dipole is 0. So I will say what kind? Transform लिख देते हैं.
इसका सिस फॉर्म बन सकता है, कोशिश करते हैं। Cr अगर मैं ऐसे लिखूं ClCl NH3 NH3, एक NH3 और एक NH3, अब है तो ये अभी भी ऑक्टाहेड्रल, बट इसका डाइपोल मोमेंट का नेट रिजल्टेंट देख रहे हो 0 नहीं है। तो व्हेन आई हैव 4 ligands of one type, 2 of another type in an octahedral complex, I will say I have geometrical isomerism of the type cis and trans. नेक्स्ट केस लेते हैं। 3 लिगेंड एक तरह के, 3 लिगेंड किसी और तरह के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हो तो क्या दिखाएगा? तो आपके पास एक सिचुएशन ये है कि निकल के ऊपर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं बना रही हूँ एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक H2O, एक H2O, एक H2O। तो ऐसे लग रहा है कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो when I hold this complex, it seems 2 are water and above also it is water, 2 are chloride towards me and नीचे वाला भी क्लोराइड है। तो अगर हल्का सा टिल्ट कर दूं तो आपको एक फेस दिखने वाला है जिसमें तीनों वाटर हैं आपकी तरफ, और मेरे को एक फेस दिख रहा है जिसमें तीनों क्लोराइड मेरी तरफ है। तो such an isomer we say when ligands are of the type 3 and 3, this is a facial isomer. एक और फॉर्म इसका क्या बन सकता है? Ni लिखते वक्त Ni Cl Cl H2O 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 and Cl। यहाँ पे डाइपोल मैंने कैंसिल की, 2 वाटर की, यहाँ पे 2 कैंसिल की, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट कैंसिल नहीं हुआ, तो डाइपोल तो अलग ही है ना। ये एक फॉर्म फेशियल, ये मेरिडियंस पे लगा है इसलिए इसका नाम मेरिडिनल या मर। तो फैक एंड मर आर गोइंग टू बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जहाँ पे डाइपोल अलग है बट ये लिगेंड 3 एक तरह के, 3 दूसरी तरह के जब हों तब। नेक्स्ट केस लेते हैं। अगला देखें PTEN2Cl2। En याद करते हुए डाइडेंटेट लिगेंड। तो क्या ये लिखना सही होगा? पहले तो पहचान लो ऑक्टाहेड्रल है, तो आई एम राइटिंग लाइक दिस En Cl Cl, एक डाइपोल मोमेंट जिसमें इथेन 1,2 डायमीन ने कीलेट बनाया, 2 ऐसे रिंग थे, और अगर हम कहें कि इसमें नेट डाइपोल 0 नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल को देखते हैं, मॉलिक्यूल ऐसे एक रिंग ऊपर है और एक रिंग आपने नीचे लगाया, तो ऑब्वियसली कैंसिलेशन है नहीं, Cl Cl यहाँ है, तो डाइपोल क्या कहेंगे? नॉन ज़ीरो है। इस फॉर्म को कहेंगे हम सिस फॉर्म है। क्या इसका ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं? क्या होगा? PT अब जो बनाया देखो, 1 रिंग ऑन वन साइड, 1 रिंग ऑन द अदर, Cl ऊपर नीचे, तो क्या कहोगे? डाइपोल मोमेंट तो 0 हो गया। और ये कौन सा फॉर्म? ट्रांसफॉर्म। तो जब मेरे पास एक रिंग और एक नॉन रिंग सिस्टम हो तो अब मेरे पास इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 2 of one type 2 of the other सिस एंड ट्रांस मिल सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकता है। तो आई एम लुकिंग फॉर 2 रिंग सिस्टम, it can show. Now can you predict 3 रिंग सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकता है कि नहीं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? ट्राई करते हैं। ये है एक ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स। ऑक्सिलेट कैसा लिगेंड? अगेन डाइडेंटेट बट चार्ज्ड। तो अगर मैं ऑक्सिलेट पहचान लूँ, ये ऑक्सिलेट आयन डाइडेंटेट, आई होप समझ रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ ऐसे 3 ऑक्सिलेट रिंग्स लगे हैं, ये किलेट तो है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल है। तो कैसे लगाऊं? ये आपके पास कोबाल्ट सेंटर 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया एक OX, ये हो गया दूसरा OX और ये हो गया तीसरा। चार्ज 3 माइनस इज अ 3 रिंग सिस्टम। तो क्या इसमें आप कोई और वेरिएशन करके रिंग्स को बदल के कोई और पॉसिबिलिटी अरेंजमेंट है? तो आप कहेंगे नहीं, दिस इज अ यूनिक सिस्टम जिसमें अगर मेरे पास कोई भी और आप रिंग सिस्टम बदलेंगे नेट अरेंजमेंट कोई नया नहीं आ सकता। सो आई विल नॉट फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस इन अ 3 रिंग सिस्टम। हमारा नेट रिजल्ट क्या आया? एक रिंग सिस्टम है तो इट कैन और इट मे नॉट। 2 रिंग सिस्टम है ऑक्टाहेड्रल में तो सिस एंड ट्रांस दिखाएगा, और 3 रिंग सिस्टम फिर नहीं दिखाएगा। 3 लिगेंड एक तरह के, 3 लिगेंड दूसरे तरह के, तो मुझे मर और फैक का ध्यान रखना है। तो
Keeping all these points in mind about octahedral and naturally about square planar cis and trans है ही, हम एक टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, वो है ज्योमेट्रिकल। अब अगला टॉपिक समझते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उस कॉम्प्लेक्स में आएगी जिसमें मुझे कोई सिमेट्री का एलिमेंट ना दिखाई दे। तो अगर मैं कहूँ कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में से एक बताओ कैटेगरी जिसमें आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं ढूंढ पाएंगे, अब मुझे पता है वो कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर। 4 अलग ग्रुप लगा दें तब भी बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी जो 2 हिस्से में उसे तोड़ देगी। तो व्हेन डू आई लुक फॉर optical isomerism, I must look for octahedral and I must look for tetrahedral complexes. I hope you have understood. जब मैं कहती हूँ एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली सपोज मैंने अभी एक एग्जांपल पहले भी लिया, Br Cl F एंड I 2 - चार्ज है। ये अगर एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्या दिख रहा है कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज की तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अगर आप रिप्रेजेंट इसे करें तो हम कहेंगे ये 2 इनैंशियोमर कैसे होंगे एक दूसरे के लिए, मिरर इमेज बना के दूसरा फॉर्म हम बनाएंगे, Br Cl F एंड I, these two to each other are now going to be called enantiomers। अगर एक D है तो दूसरा L रोटेशन दिखाएगा, बट कौन सा D कौन सा L रोटेशन दिखाएगा ये सिर्फ पोलैरिमीटर बता सकता है। अब केस चलते हैं ऑक्टाहेड्रल में। तो कब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसका ट्रांसफॉर्म, तो आप क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करें, एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है और बिल्कुल सिमेट्रिकली कट रहा है, एक ऊपर Cl एक नीचे Cl, वहाँ पे भी सिमेट्री आ रही है। सो आई फाइंड देयर इज अ सिमेट्री इफ आई कट राइट थ्रू द मॉलिक्यूल, Cl ऊपर नीचे बराबर आता है, आई कैन डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स, मतलब इनएक्टिव है ये। तो ये कौन सा फॉर्म लिखा मैंने, ट्रांस। इसका सिस फॉर्म लिखते हैं। तो सिस फॉर्म जब मैं लिखूं तो मैं क्या कह रही हूँ, ये बना रही हूँ। अब मैं आप देखते हैं इसे, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। सिर्फ देखने से लगता है यहाँ पे सिमेट्री है, बट मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करते हैं। ये मेरे पास एक सेंट्रल एटम, उसके ऊपर मेरे पास 4 ग्रुप इधर हैं। तो अगर ये एक En है, जरा ऑब्जर्व करें, ये ऊपर और ये रिंग इधर बना, दूसरा En में दिखा रही हूँ एक इधर और ये फॉर्म बना, एक Cl और एक Cl है। बताओ कहीं पे भी कोई प्लेन ऐसी है जो मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में काट दे। ऐसा लगता है यहाँ से अगर मैं काटती हूँ तो Cl इधर आता है और ये रिंग कट जाता है। आई डोंट फाइंड एनी सिमेट्री, बट हैड इट बीन द ट्रांसफॉर्म। दोबारा देखते हैं, यहाँ पे En, यहाँ पे En, ऊपर Cl नीचे Cl। अगर मैं इसके थ्रू काटती हूँ 2 इक्वल हाफ्स, अगर मैं इसके थ्रू काटती हूँ तब भी 2 इक्वल हाफ्स। सो इफ आई से दैट आई हैव अ सिस फॉर्म, इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। कोई सिमेट्री नहीं आई तो इसका मिरर इमेज बना दें, वो क्या होगा, PT। फिर से वही बना देते हैं। अब इधर En, En, Cl, Cl, ये दोनों क्या, इनैंशियोमर्स, एक दूसरे के लिए ऑप्टिकली एक्टिव है। कौन सा फॉर्म, सिस एक्टिव, ट्रांस इनएक्टिव। अब केस चलते हैं 3 रिंग सिस्टम वाले पे। आप प्रिडिक्ट करो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ऑक्सिलेटो कॉम्प्लेक्स लेके वर्क करो। तो मैं लिख रही हूं एक OX, एक और OX, एक और OX, चार्ज दिखाए मैंने 3-। तो क्या इसमें सिमेट्री है कि नहीं है, विजुअलाइज फिर से कैसे करते हैं इसे। ये है कोबाल्ट। अब मैं कह रही हूँ एक लिगेंड मेरा इधर है, दूसरा लिगेंड नीचे से है और तीसरा यहाँ है। कहीं से भी मैं अगर इस मॉलिक्यूल को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मुझे कोई 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलते। अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूं, ये वाला रिंग जो है अगर इस तरह से एक प्लेन और खड़ी करूं तो ये बिल्कुल नॉन सुपर इम्पोजिबल रिंग्स बनते हैं। ये वाला इधर आ जाएगा, नीचे वाला इस तरफ आ जाएगा, और जब मैं उठा के इसे इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। सो व्हाट कैन आई से, दैट इफ आई हैव अ 2 रिंग सिस्टम, द सिस इज एक्टिव। And if I have a 3 ring system, what conclusion did we draw? कि अगर मैं इसे बनाऊं, CO लगाऊं, फिर से स्ट्रक्चर बनाऊं, OX,
OX, OX, कहीं पे भी सिमेट्री नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के लिए इनैंशियोमर्स हैं और हम कहेंगे ये 3 रिंग सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो नॉमेनक्लेचर पढ़ा, हमने आइसोमेरिज्म के टाइप्स, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो पढ़े, आई होप आपको समझ आ गए। मॉड्यूल को यूज़ करके अब आप इसे एफिशिएंटली वर्क करें, सारे इसके क्वेश्चन निकालें और अपने सॉल्यूशंस चेक करें। आपके आंसर ज़रूर सही होंगे। गॉड ब्लेस यू।